नोट्स निकाल रही हैं सभी ने? ठीक है। तो चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये दो शब्द समझ में आएंगे ना, तो ही जो है चैप्टर को मीनिंगफुली समझ पाओगे, चैप्टर का एसेंस समझ पाओगे, चैप्टर तुम्हें कन्वे क्या करना चाह रहा है, सिखाना क्या चाह रहा है चैप्टर तुम्हें। चैप्टर सेज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? एनीवन? कंट्रोल शब्द का मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी चीज को एक उस पर दबाव बनाकर रखना, अपना एक कमांड बनाकर रखना, उसे हम कंट्रोल कहते हैं। डोमिनेट तो गलत शब्द हो जाएगा। उसको, उसके ऊपर अपना दबाव बनाकर रखना, उसको एक, क्या बोला था मैंने भी अभी, अपना एक कमांड रखना। दूसरा है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? क्या? भेदभाव? कोऑर्डिनेट करना, एक साथ, सिंक्रोनाइज, ये बोल सकते हैं ना हम लोग, है? सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास वॉकी टॉकी का एक हैंडसेट है, एक तुम्हारे पास है, तो हम दोनों सिंक में हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, मैं तुम्हें जो बोल रहा हूं तुम उसको सुन पा रहे हो। सिंक्रोनाइज शब्द हम लोग देखते हैं ज्यादातर अपने फोन्स में आजकल, कि डेटा सिंक्रोनाइज हो रहा है। डेटा सिंक्रोनाइज का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने फोटो कोई खींची, वो उसी वक्त बैकअप में चला गया, आपकी जी ड्राइव में चला गया। सिंक में है, यानी कि आपका फोन और आपका क्लाउड स्टोरेज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। उसे हम कहते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। वॉच को कनेक्ट करना है फोन से, वॉच को फोन से कनेक्ट करना है, तो वॉच में जो भी डेटा आता जा रहा है, वो सारा का सारा डेटा तुम्हारे फोन में भी जा रहा है, तुम्हारे फोन के ऐप में जा रहा है उसी समय, रियल टाइम, जिसको हम कहते हैं आजकल की डेट में। ठीक है, सो पॉइंट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये एक ऐसा चैप्टर है, सबसे पहली बात, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक लाइफ प्रोसेस है। इट इज अ लाइफ प्रोसेस जिसकी वजह से आप अपने एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हो। ठंड लगी, जैकेट डाल ली, गर्मी लगी, एसी ऑन कर दिया। ठीक है ना? मधुमक्खी ने काटा तो फटाफट से रब किया और उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगा दिया। ठीक है, गरम गरम चाय गिर गई हाथ में तो चिल्ला पड़े, कुत्ता पीछे पड़ गया तो भाग रहे हो, है ना? यानी कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वो भी क्विक मैनर में। मेरी बात जरा ध्यान से समझना। हमारे वातावरण में कॉन्स्टेंटली बदलाव होते जा रहे हैं। इन बदलावों को रिस्पॉन्ड करना हमारे शरीर का जिम्मेदारी, हमारे शरीर की जिम्मेदारी है, इस दिमाग की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो सारी कंट्रोल कर रहा है, सारे मूवमेंट्स कंट्रोल कर रहा है हमारे, वो हमारे सारे मूवमेंट्स कंट्रोल कर रहा है। और फिर कंट्रोल करने के बाद वो ये भी डिसाइड कर रहा है कि किस प्रकार का हमारा रिएक्शन होगा। हंसना है, रोना है, चिल्लाना है, ये सब के सब कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। अब कितनी इंटेंसिटी से चिल्लाना है वो भी मैटर करता है। समझे मेरी बात? कोई पिक्चर देख रहे थे, कोई हॉरर पिक्चर देख रहे थे, बताओ जरा कोई हॉरर पिक्चर बढ़िया सी है। कंचना हॉरर है? कॉन्ज्यूरिंग, नन, इंसीडियस, एनावेल, ये होता है कंचना। एक्सोर्सिज्म, एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली, बाकी नहीं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, सो पॉइंट इज, अंधेरा था और सिर्फ आप ही कमरे में बैठे हुए हो, डर लगेगा। ठीक है, सो अभी एकदम से बादल, क्लाउड बर्स्टिंग हो जाए तो एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाती है। पटाखा फटे दिवाली के टाइम पे, एकदम से भूम, तो थोड़ा सा कांप जाते हैं। तो ये जो बॉडी में एकदम से झटका आया, हार्ट बीट जो बढ़ी, दिस इज व्हाट इज दिस इज रिस्पॉन्स टू अ चेंज। दिस इज अ रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स हमारी बॉडी ने ऑटोमेटिकली जनरेट किया। ठीक है,
किसी को एकदम से डर लगता है, क्योंकि कोई एकदम से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, है ना। कितने भी बम पटाके न्यूक्लियर बम फोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाई मुझे। सो ये चैप्टर आपको ये सिखा रहा है कि आपके वातावरण में जो भी बदलाव आ रहे हैं, आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। कुत्ते के सामने आप फूड रख दो और उसको बोलो खाना नहीं है, उसकी लार टपकती जाएगी, है ना। अगर वो एक ट्रेन्ड डॉग है तो वो लार टपकाता रहेगा जब तक आप उसको कमांड नहीं दोगे। हाँ, अनट्रेंड अगर वो अनट्रेंड है या स्ट्रे है तो वो क्या करेगा, एकदम से झपट्टा मारेगा खाने के पीछे। आई मेरी बात समझ में। तो दोनों सिनेरियो में तुमने क्या देखा, एक केस में वो लार टपका रहा है, एक केस में वो झपट्टा मार रहा है। तो जैसे ही खाने को देखा, पेट में आग लगी दोनों के। अब एक को हमने थोड़ा सा बिहेवियर सिखा रखा है तो वो लार टपका रहा है, दूसरा वाला क्या कर रहा है, एकदम से अटैक कर रहा है। समझे मेरी बात। तो सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, एनिमल्स, हर प्रकार का एनिमल वो रिस्पॉन्ड करता ही करता है किसी भी प्रकार के चेंज को। तो इसलिए इट इज नेसेसरी कि हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को क्लियर समझ लें, क्योंकि वो समझ में आएंगी तो आगे चैप्टर जो है तुम्हारे लिए आसान बनेगा। तो पहली टर्मिनोलॉजी तुम्हारे लिए बनती है स्टिमुलस, या स्टिमुलाई भी बोलते हैं। व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस आपके एनवायरमेंट में होने वाला कोई भी बदलाव, उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है। जैसे मैं कभी मिंटू के सामने ऐसे करता हूँ, वैसे कर लेता है, तो उसके लिए स्टिमुलस क्या हुआ कि मैंने हाथ उठाया, उसे लगा कि मुझे मारने वाला हूं, उसने रिस्पॉन्स क्या करा, ये उसका रिस्पॉन्स हुआ। अब ताजुब तो मुझे तब होगा कि जब मैंने थप्पड़ मार दिया और उसके बाद वो ऐसे ही खड़ा हुआ। जैसे वो नवाजुद्दीन का है ना, नवाजुद्दीन का या राजकुमार राव का है, थप्पड़ पड़ता है और फिर वो अपने बाल पीछे करता है ऐसे, नवाजुद्दीन अन्ना। तो उसको आप क्या बोलोगे, वो थोड़ा क्रैक है, सिग्मा मेल है, सख्त लौंडा, उसकी वायरिंग थोड़ी लूज है। मेडिकल भाषा में बोलेंगे उसकी वायरिंग थोड़ी लूज है, क्योंकि उसने उस वे में रिस्पॉन्ड नहीं किया जिस वे में रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, जो उसने नहीं किया। समझे मेरी बात। तो स्टिमुलस क्या है, वो बदलाव जो आपके एनवायरमेंट में हो रहा है, बदलाव। अगर स्टिमुलस है तो रिस्पॉन्स भी है, रिएक्शन भी यूट्यूब पे बहुत सारी रिएक्शन वीडियोस बनती है ना। वो लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, किसी मूवी का ट्रेलर आया, मूवी देखने, मूवी की छोटी सी उन्होंने क्लिपिंग लगा दी स्क्रीन पे, अब वो देख रहे हैं, हंस रहे हैं, ओ माय गॉड ये वो। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो मूवी के सीन्स उनके लिए क्या हो गए, स्टिमुलस, और उनका रिएक्शन, उनका रिस्पॉन्स हो गया। अब वो आर्टिफिशियल है नेचुरल है, उसमें नहीं घुसेंगे हम लोग। ठीक है। तो दो बातें हो गई, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। अब ये स्टिमुलस और ये रिस्पॉन्स आपको सिर्फ एनिमल्स में नहीं देखने को मिलेगा, ये कहां कहां देखने को मिलेगा, प्लांट्स में भी देखने को मिलेगा। इसलिए हमने ये चैप्टर प्लांट्स के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है और एनिमल्स के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है। ठीक है। एनिमल्स में वी विल स्ट्रांगली फोकस ऑन ह्यूमन बींग्स, राइट। ओके। तो स्टिमुलस समझ में आ गया, रिस्पॉन्स समझ में आ गया। एक बार स्टिमुलस की डेफिनेशन नोट्स में से देखते हैं। स्टिमुलस कहता है an agent or sudden change in the external or internal environment which causes a change in an organism or any of its body parts। पेट में दर्द हो रहा है एकदम से, तो वो आपके लिए स्टिमुलस हो गया, एकदम से पेट पकड़ोगे अपना, वो आपका रिस्पॉन्स हो गया, है ना। एकदम से प्यास लगी, पानी पी लिया, स्टिमुलस क्या हुआ तुम्हारे लिए, प्यास लगना, ग्लास पकड़ना, ग्लास पकड़ना, पानी पीना, वो आपका रिस्पॉन्स हो गया। तो वो जो स्टिमुलस है वो आपके लिए एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, आपके बाहरी वातावरण में भी हो सकता है, आपकी बॉडी के अंदर भी हो सकता है। भूख लगी, मम्मी खाने में क्या है, मम्मी ये, मम्मी वो, भूख लग रही है, मम्मी बिस्किट, मम्मी ये, है ना। कईयों से वेट भी नहीं होता, कईयों से वेट भी नहीं होता, मम्मी फटाफट तो बहुत भूख लग रही है, मम्मी फटाफट फटाफट, है ना, पागल से हो जाते हैं। वो स्निकर्स का एड में नहीं आता, यार तू गुस्से में लड़की बन जाता है ना, ऐसे ऐड आता है ना एक, उसका दोस्त जो होता है वो गुस्से में लड़की बन जाता है, फिर वो चिल्लाने लगता है स्निकर्स वाले ऐड में। सो स्टिमुलस हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। फिर आते हैं रिसेप्टर्स इफेक्टर्स, उस पर मैं थोड़ी देर में आता हूं। सो बैक ऑन द टॉपिक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें ये चैप्टर सिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे हम एक स्टिमुलस को
कंट्रोल्ड वे में कोऑर्डिनेशन के साथ रिस्पॉन्स देंगे। क्या बोला मैंने? कैसे हम एक स्टिमुलस को कंट्रोल्ड वे में कोऑर्डिनेशन के साथ रिस्पॉन्स देंगे। क्या बोला मैंने? कैसे किसी स्टिमुलस को कंट्रोल्ड वे में कोऑर्डिनेशन के साथ रिस्पॉन्स देंगे। एग्जाम आ गए, एग्जाम, अब पढ़ाई करी नहीं, अगले दिन एग्जाम है, पसीने छूट रहे हैं, टेंशन हो रही है, तो अगले दिन एग्जाम है, वो तुम्हारे लिए स्टिमुलस हो गया। अगले दिन एग्जाम है, वो तुम्हारे लिए स्टिमुलस हो गया। ठीक है, अब उसको कंट्रोल्ड वे में तुम क्या कर रहे हो? कंट्रोल्ड वे में नहीं, सुन तो ले मेरी बात। कंट्रोल्ड वे में तुम क्या कर रहे हो? तुम अब पढ़ने बैठ गए हो। ठीक है, पढ़ने बैठ रहे हो और लगातार पढ़ने बैठे हुए हो, यानी कि आपकी बॉडी कोऑर्डिनेट भी कर रही है। और उसके बाद रिस्पॉन्स क्या निकल कर आया कि ये पूरी रात बैठ के बैठा नहीं, पढ़ाई करी आपने, एंड में पढ़ाई ही तो करनी है, एंड में पढ़ाई ही तो करनी है। मैं एक और एग्जांपल दे रहा था, ये तो थोड़ा अजीब सा एग्जांपल हो गया। खौलती हुई चाय थी, हाथ में गिर जाए, तो ऐसे करे, क्या बोलोगे? भाई तुझे क्या हो रहा है भाई? सुन पड़ गया क्या तेरा हाथ? लकवा मार रखा है क्या तुझे? तुझे फील नहीं हो रहा इतनी गर्म चाय तेरे हाथ में गिरी, जल गया तेरा हाथ? आपको क्या लगेगा, क्या उसने कंट्रोल्ड वे में रिस्पॉन्स दिया? नहीं। सो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी, जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हो वो कंट्रोल्ड वे में आना चाहिए। और किसी को जरा सा टच करो, तुम्हें मार रहा है, घर में लड़ाई होती है ना, घर में लड़ाई होती है। यार लड़का लड़की मत कर, मेरे सामने भी पढ़ाया मैंने जेंडर रिलीजन कास्ट। हाँ तो एक मिनट यार सुन लो। तो मैंने क्या बोला, कई लोग जरा से लगे चिल्ला पड़ते हैं बीड़ी इकट्ठा करने के लिए, है ना, जरा से लगे तो चिल्लाने पड़ते हैं। तो क्या उन्होंने अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल वे में दिया? नहीं। तो पॉइंट इज दैट अगर आप जो भी आप रिस्पॉन्स दे रहे हो वो कंट्रोल्ड वे में दो। कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है, आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होना भी जरूरी है। लगी हाथ में है और सर में दर्द हो रहा है आपके, यानी कि बॉडी में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है ना। लगी हाथ में और सर में दर्द हो रहा है? टेंशन की उससे? मैंने कहा स्टिमुलस ने अटैक तो यहां करा ना, तो रिस्पॉन्स भी यहीं आना चाहिए था ना, पर रिस्पॉन्स यहां आ रहा है। यहां मक्खी ने काटा, यहां मच्छर ने काटा और रिस्पॉन्स यहां आ रहा है, सर में दर्द हो गया चालू। तो यानी कि वायरिंग आपकी बिगड़ी हुई है थोड़ी। सो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि जो भी आपकी बॉडी में नर्व सेल्स हैं, जो भी आपकी बॉडी में न्यूरॉन्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन सही होते रहना चाहिए। कई बारी जब एजिंग होने लगती है ह्यूमन बॉडी की, तो बैक पेन होता है बड़ों के। ठीक है, कई बारी उनके एक एक पैर में जॉइंट पेन होता है, कई बारी उनके पैर में सेंसेशन खत्म हो जाती है, है ना। तो सेंसेशन खत्म होने का मतलब क्या हुआ कि अब उनके पैर में उनको किसी भी प्रकार का फील, पेन महसूस ही नहीं हो रहा है। पैरालिसिस, व्हाट इज पैरालिसिस? एक पार्ट काम करना बंद कर दे, यानी कि आपका जो कंट्रोल था उस पार्ट पे वो खत्म हो चुका है। सो दैट मीन्स व्हाट, आपके उस पर्टिकुलर एरिया पे, आपके उस पर्टिकुलर एरिया पे जो आपके नर्व सेल्स हैं वो कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहे हैं आपस में, आपस में सिंक में ही नहीं है, वो कनेक्टेड ही नहीं है, मैसेज भेज रहे हैं पर जा ही नहीं पा रहा ब्रेन तक। इसलिए इन दो शब्दों का रिलेवेंस समझ में आया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में पढ़ना है, एनिमल्स में पढ़ना है। आज हम लोग एनिमल्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होता है। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरीकों से होता है, एक नर्वस सिस्टम के थ्रू और एक हार्मोनल सिस्टम के थ्रू। एक नर्वस सिस्टम और एक हार्मोनल सिस्टम। जैसे कि मैं बोल रहा था कि आप एक मूवी देख रहे थे, मूवी देखते देखते एकदम से वो होता है ना, हॉरर मूवी का क्या होता है कि क्या, जंप स्केयर,
अच्छा हाँ, मतलब वैसा कुछ। ठीक है भाई। तो वैसा कुछ साउंड आया और आप एकदम से डर गए। तो बेसिकली क्या हुआ, आपकी बॉडी ने एक हार्मोन रिलीज किया। कौन सा हार्मोन रिलीज किया? एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज किया, क्योंकि आप एकदम से डर गए हो। कभी कभी होता है कि आप किसी ऐसे बाइकर के पीछे बैठ गए हैं, या फिर घर में गाड़ी कोई बहुत तेज चला रहा है, जो आपकी हार्ट बीट आपकी एकदम से तेज हो जाती है, क्योंकि आप कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना शुरू कर देते हो कि अगर इसने जरा से स्लिप हुई, मैं तो गया, है ना। यानी कि आपकी हार्ट बीट उस समय बढ़ जाती है। साइकिल चला रहे हो बहुत तेज, ओम साइकिल चला रहे हो बहुत तेज, ठीक है, और ब्रेक फेल हो जाए, और सामने एक गाड़ी है ना, मिलते हैं, ये होगा ना, डर लगेगा ना कि अरे भाई गया, टाटा बाय बाय, है ना। तो पॉइंट इज दैट उस समय जो आपको डर लग रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट इज बिकॉज ऑफ जो आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो गई, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है, वो एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से हो गया। अभी तुम लोग ऐसी एज में हो दैट यू आर ग्रोइंग, आप धीरे धीरे करके टीनेजर से एडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं। आपकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। बॉयज में हो रहे हैं टेस्टोस्टेरोन, और गर्ल्स में हो रहे हैं एस्ट्रोजन। ये आपको बड़ा बनाने में मदद कर रहे हैं, फिजिकली भी और इमोशनली भी और मेंटली भी। अब आप छोटी छोटी बातों पे रोते नहीं है, ठीक है, कि इसने मेरी पेंसिल ले ली, इसने मुझसे टॉफी ले ली। बच्चे करते हैं ये वाली हरकतें ना। अगर तुम लोग करोगे तो यानी कि आपका कोऑर्डिनेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है, बॉडी सिस्टम हैंग है आपका, ठीक है। तो पॉइंट इज, अब आप धीरे धीरे करके जो है, लड़कों की दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है ना, फेशियल हेयर आने शुरू हो जाते हैं, लड़कियों के पास पतली होने लगती है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ आप धीरे धीरे करके क्या हो, एक ऐसी एज में एंटर कर रहे हो, एक ऐसे स्टेज में एंटर कर रहे हो विच इज कॉजिंग सम बॉडीली चेंजेस इन यू, सम मेंटल चेंजेस इन यू। आपकी सोच धीरे धीरे करके ब्रॉड होती जा रही है। अब आप अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचते हो, आप मेच्योर हो रहे हो। घर में मम्मी पापा बोलते हैं ना कि बेटा बड़ा हो जा, ऐसी हरकत मत किया कर, है ना। तो वो क्यों? क्योंकि आप उस हार्मोनल इम्बैलेंसेस के थ्रू अभी गुजर रहे हो। तो इसलिए हार्मोनल सिस्टम आपका रिएक्ट कर रहा है धीरे धीरे करके। फिर बात आती है नर्वस सिस्टम की। ये हार्मोनल सिस्टम से थोड़ा ज्यादा क्विक होता है, काफी क्विक होता है, काफी ज्यादा क्विक। क्योंकि ये नर्वस सिस्टम जो इट इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स, जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, फटाफट से ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं और ब्रेन से मैसेज वापस लेकर आती हैं। मतलब रियल टाइम में आपको यहाँ पर क्या मिलता है, रियल टाइम में आपको स्टिमुलस भी मिला और रिस्पॉन्स भी मिल गया। अभी तो तुम्हें किसी ने धर दिया, दो धर दिए, क्या बोलोगे? बड़ा होने दे, देख लूंगा। तो बड़ा होने में टाइम लगेगा ना अभी। समझ में आ रही बात मेरी? तो जब आप कह रहे हो कि बड़ा बड़ा होने दे, बड़े होके देखूंगा, तब यानी कि हॉर्मोन्स जो हैं काम कर रहे हैं। बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं हमारी बॉडी में जो काम कर रहे हैं। तुम लोगों ने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ लिया है, कुछ की मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे कि थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन हो ही चुका है, इंसुलिन, आपने कुछ मीठा खाया, अरे सुन तो ले भाई, सुन तो ले, एकदम से इंसुलिन सुन के डायबिटीज। सबकी बॉडी में इंसुलिन होता है, जिसकी बॉडी में इंसुलिन का इरेगुलर अमाउंट रिलीज होता है उसको डायबिटीज होता है। क्योंकि इंसुलिन हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड में शुगर के जो लेवल्स हैं उसको कंट्रोल करता है? मीठा खून। सो इंसुलिन आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर रहा है। अगर कंट्रोल नहीं करता तो फिर किसी पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, है ना। सो अलग अलग हार्मोन्स अपना अपना काम कर रहे हैं, पर हार्मोन्स का काम करने का तरीका धीरे धीरे है, धीरे 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 धीरे। पर यहाँ पर काम होता है बहुत फास्ट, क्योंकि यहाँ पर लाइटनिंग स्पीड से काम होता है, क्योंकि यहाँ पर सारे मैसेज जाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में, बिजली की तरह गए, बिजली की तरह आए वापस, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में आपकी बॉडी में मैसेजेस ट्रांसफर हो रहे हैं, और इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से आपके जो आजकल लेटेस्ट टेस्ट हो पाते हैं, सिटी स्कैन, एमआरआई, ये सब के सब इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से हो पाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी है। इसलिए कभी भी आपको अगर
कोई स्विच बंद करना पड़ता है तो बड़े बोलते हैं कि बेटा चप्पल पहन के करो, क्योंकि हमारी बॉडी एक कंडक्टर है, हमारी बॉडी में जीता जागता इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म दौड़ रहा है। क्या? सिटी स्कैन का, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैप्चर करता है, तब आपको वो इमेज शो करता है रिपोर्ट्स में। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद नर्वस सिस्टम नाउ। अब नर्वस सिस्टम समझने के लिए तुम लोगों को सबसे पहले अगेन कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़नी पड़ेंगी जो कि तुम्हें नोट्स में दे रखी हैं। पहली है रिसेप्टर। ये डायग्राम सभी बच्चों ने पढ़ रखा है 9th क्लास में। नाम था उस चैप्टर का टिश्यू, और टिश्यू चैप्टर में तुमने पढ़ा था नर्वस टिश्यू, लॉन्गेस्ट सेल, है ना। डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, ये पूरा का पूरा साइटोन, माइलिन शीथ, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, बेसिक बेसिक। ठीक है, माइलिन शीथ, है ना। तो हाँ, क्या? नोड ऑफ रैनवीर इस वाले एरिया को बोलते हैं, कि जो इनके बीच में गैप आता है ना, उसको बोलते हैं भैया। नहीं नहीं नहीं, नहीं सॉरी, आप रिसर्च करके बैठे हैं। सो रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर, रिसेप्टर शब्द बन रहा है रिसीव से, ठीक है। यानी कि ऐसे न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स जो जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। हमारे लिए स्टिमुलस क्या क्या हो सकता है? हमारे लिए स्टिमुलस होता है लाइट, टेस्ट, साउंड, टेम्परेचर और स्मेल। हाँ, टच नहीं है, टेम्परेचर है, ठीक है। नाउ लाइट, लाइट आपके पूरी बॉडी में कौन डिटेक्ट कर रहा है? आईज। यानी कि आईज में कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स हैं जो लाइट सेंसिटिव हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फोटो रिसेप्टर। कहाँ होंगे ये? आईज में। टेस्ट, टंग में। वहां के रिसेप्टर्स को क्या बोलते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन टंग। साउंड के लिए फोनो रिसेप्टर्स, साउंड के लिए वी हैव ईयर्स। टेम्परेचर के लिए थर्मो रिसेप्टर्स। ये नोट में है क्या सारा का सारा? स्किन। और स्मेल के लिए ये शब्द और कहां सुना है हमने? ऑल फैक्ट्री। कौन कौन से? अनियन, क्लोव एंड वेनिला। तो जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उस उन सभी सेंस ऑर्गन्स में आपको स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स जो रिसीव करते हैं स्टिमुलस को। यानी कि आईज में जो न्यूरॉन है फोटो रिसेप्टर, वो लाइट को रिसीव करता है। टंग में जो रिसेप्टर है गस्टेटरी रिसेप्टर, वो टेस्ट को रिसीव करता है, मीठा, खट्टा, कड़वा, वट। ईयर्स में साउंड रिसीव किया जाता है फोनो रिसेप्टर के द्वारा। स्किन टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, थर्मो रिसेप्टर, ठीक है। नोज में आपको स्मेल, प्लेजेंट स्मेल है या अनप्लेजेंट स्मेल है,
बैड ओडर है, तो वो कौन रिसीव कर रहे हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, यानी कि ऐसे न्यूरॉन्स जो स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं, कि भैया उन्होंने सेंस किया। जैसे कि आजकल हम लोग फोन हो गए, चाहे या आप तुम्हारा वो हो गया, स्मार्ट वॉचेस हो गए। स्मार्ट वॉच जैसे ही चलना शुरू करते हैं वो सेंस कर लेता है, वो आपके स्टेप्स काउंट करना शुरू करता है ना? है, हार्ट रेट फटाफट से काउंट करना शुरू करता है। इवन वो आपका स्लीप टाइम भी रिकॉर्ड ट्रैक कर लेता है, ऑक्सीजन लेवल अपने आप, क्योंकि उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं। सेंसर का काम क्या है? कि बॉडी में जरा सा भी कुछ बदलाव देखने को मिले तो फटाफट से आप डिटेक्ट करो और अपने डेटाबेस में ऐड कर लो। सेंसर का काम यही हुआ ना। तो हमारी बॉडी में भी सेंसर्स लगे हुए हैं नेचुरली, गॉड गिफ्टेड। ये सभी सेंसर्स क्या करते हैं? इन सभी प्रकार के स्टिमुलस को सेंस कर लेते हैं और फिर उस मैसेज को कहां भेज देते हैं? ब्रेन के पास, जो कि कंट्रोल करेगा। कहानी समझ में आ रही है यहां तक? इतना नोट कर लो।